हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप सब कोई अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग वेक्टर के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आई होप कल जो मैंने वेक्टर के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी, आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, है ना। तो आपने वेक्टर को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया होगा। तो आज हम अपनी उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपना वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। तो लास्ट क्लास में हम बात किए थे कि वेक्टर को ग्राफिकली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जहां की एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है और एरो का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत? अगला चीज, वेक्टर को सिंबॉलिकली हम लोग अल्फाबेट के ऊपर एरो हेड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो वेलोसिटी, तो इसको v से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को जनरली डेल्टा आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, बट अभी मान लो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ऐसे d से डिनोट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड है तो b से डिनोट करते हैं जनरली। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ों से आप थोड़े बहुत वाकिफ हो, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपने 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी। उसी तरह किसी वेक्टर को एरो से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो 20 न्यूटन का कोई फोर्स है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स है, तो हम बोल रहे हैं कि हम एक एरो बना देते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर का, लेट सपोज, और बोल देते हैं कि ये 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लो इसका नाम रख देते हैं F1, फोर्स 1। ठीक है, अब अगर बात करें कि एक फोर्स है जो कि साउथ की तरफ डायरेक्टेड है, हम साउथ की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि मान लो 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का फोर्स साउथ की तरफ। तो क्या करना होगा, अगर आप एक एरो साउथ की तरफ दिखा देते हो ऐसे, जो 5 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 5 सेंटीमीटर लंबा। तो एक समझदार आदमी तुरंत समझ जाएगा कि मान लेते हैं इसका नाम F2 रखते हैं। क्या रखते हैं? F2। तो अगर आप उससे पूछोगे कि बताओ ये जो दूसरा फोर्स है ये कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो सामने वाला तुरंत बोलेगा कि देखो अगर 10 सेंटीमीटर 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर जरूर 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो दिक्कत यहीं पे लगे हाथ हम आपको डायरेक्शन की बेसिक जानकारी दे देते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो आप स्टार्टिंग से भी सीख सकते हो। देखो, क्योंकि ये वेक्टर वगैरह में बहुत यूज होने वाला, तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, जानते हो ये टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब जैसे आपको बोले ईस्ट की तरफ तो इधर, वेस्ट की तरफ तो इधर, नॉर्थ की तरफ इधर, तो साउथ की तरफ इधर, ये हो जाएगा अप और ये बोर्ड के प्लेन के अंदर डाउन। ठीक है, हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आता है। अब अगर हम आपसे बोलें, ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन का नाम क्या है। मान लो एक वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है,
30 डिग्री किधर से चल रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस डायरेक्शन का नाम हम देंगे, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद रखने का तरीका, कहां से किधर की तरफ, तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, पीछे से पढ़ने का, पीछे से शॉर्ट, अगर आप बोलो शॉर्ट ट्रिक तो ये है, ठीक है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कैसे, तो नॉर्थ से अगर 60 डिग्री चले ईस्ट की तरफ तब भी यही डायरेक्शन मिलेगा, तो दिस डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इसलिए एरो देखो हम दिखा रहे हैं, है ना। एंगल भी जब पढ़ाए थे तो एरो शो करना आपको बताए थे, ये आदत डालोगे तो बहुत काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद से ट्राई करो, (45 डिग्री) (45 हो ना, तो बस ऐसे लिख देना, ये आपका क्या है, ईस्ट नॉर्थ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कोई फर्क नहीं है। और इसको ऐसे भी सिंपली, जब 45 हो ना बीचों बीच, तो सिंपली ऐसे भी बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे बनाओ, इस डायरेक्शन का क्या नाम दोगे, मान लो ये 30 डिग्री, तो इसका नाम हम लोग देंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। इसका नाम क्या दिया जा सकता है, तो सेम है ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसी तरह यहां बीचों बीच है तो इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, है ना। यहां बीचों बीच है तो इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, यहां है तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, है कि नहीं। तो आई होप ये डायरेक्शन का फंडा बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीन पॉज करके, सिंपल सा फंडा था। चल अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सर आपने बताया कि एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को, ध्यान से देखना, मान लो वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, v से, और वेक्टर में क्या क्या होता है, तो सर वेक्टर में एक तो डायरेक्शन होता है और एक इंफॉर्मेशन किसका होता है, तो मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको स्टार्टिंग में ही हम बताते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जिसकी जहां जरूरत होती जाएगी उसको बताते। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर v लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपसे दोनों चीज पूछा जा रहा है। अगर v की बात कर रहे हो तो यू हैव टू प्रोवाइड बोथ द इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन अगर कभी हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं कि भाई कितने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है वो पता मान, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इसके कितने वाले पार्ट में, है ना। ये जो पार्ट है ये क्या बता रहा है, कितना, और ये बता रहा है किधर, है ना, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच।
ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं हाउ मच, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर वेक्टर को मॉड के अंदर डाल दो, किसके अंदर, मॉड के अंदर, मॉड पढ़ लिया हमने, बिल्कुल वैसे यहां भी यूज होने वाला है, ठीक है, ये बताता है कि कितना, ठीक है, या सिंपली अगर इसके ऊपर का एरो उड़ा दो तो ये भी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। उसी तरह कोई ए वेक्टर है, अगर ए का मैग्नीट्यूड की बात करें, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर का वो हमेशा नॉन निगेटिव क्वांटिटी होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। और सिंपली अगर बात करो मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। तो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव। पहले लिखो फिर समझा रहे हैं, परेशान नहीं होना। अब आप बोलोगे कि सर 9th-10th में तो हम लोग करते थे, जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो बोलते थे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ बोलते थे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सर ये माइनस कहां से आया? बिल्कुल ये कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो सुनो, सर ये माइनस क्या था? फिर आपने तो बोला कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव नहीं होगा, ये क्या ये क्या ये क्या है? एक्सेलरेशन तो वेक्टर है सर, इतना तो सुना है मैंने, है ना कि सर अपना एक्सेलरेशन भाई वेक्टर भाई साहब है, ये क्या? तो ध्यान से सुनो, इस पे खूब डिटेल में चर्चा आगे करेंगे, है ना। ये जो माइनस है ये आपका ये मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है कि -10 बरा कि -12 बरा। ये जो माइनस है ना वेक्टर के साथ, ये बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। समझ में आया? इस पे खूब डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना याद रखो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता है। यहां भी अगर आपसे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछे ना तो वो 5 है, और एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड पूछे, अगर इसमें वेक्टर लगाना चाहिए, बट बचपन में आप इस सिंबल से वाकिफ नहीं होते हो, तो इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? 10 ही है। समझ में आया? और अगर अब आप भूल पा रहे हो, भूल जा रहे हो, तो एक चीज याद रखना, आसानी से याद रखने का तरीका, हम क्या बोले हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर एरो के लेंथ से। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखने का तरीका, तो सर एरो के लेंथ से। एरो का लेंथ क्या बताता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। क्या लेंथ कभी भी निगेटिव हो सकता है? क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसकी लंबाई -5 फुट 4 इंच हो? क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है या सुना है कि -5 फुट 4 इंच का इंसान है? नहीं है ना। तो लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। और चूंकि वेक्टर का, याद रखने का तरीका, चूंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी कोई वेक्टर ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, तो लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी निगेटिव, इट्स ऑलवेज अ नॉन निगेटिव क्वांटिटी।
बार बार ये नॉन निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये लिखो जल्दी से, है ना। और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ए का मैग्नीट्यूड है तो या तो मॉड लगा दो या सिंपली एरो उड़ा दो। तो ये दोनों क्या बता रहा? वेक्टर के मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से नोट डाउन करो। तो ये सारी बातें जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पार्ट दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कब हम बोलेंगे कि दो वेक्टर बराबर है? ध्यान से सुनो। क्या हम बोल सकते हैं, मान लो एक 5 सेंटीमीटर का एरो हम इधर खींच रहे हैं, ठीक है, और एक 5 सेंटीमीटर का एरो इधर खींच रहे हैं, दोनों लेंथ में बराबर। और लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। और मान लेते हैं दोनों का दोनों फोर्स है। दोनों का दोनों क्या है? फोर्स। ये F1 ये F2, ठीक है। दोनों का लेंथ भी बराबर है ना। तो क्या हम इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं। बाय डेफिनेशन टू वेक्टर्स आर ओनली एंड ओनली इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, they have same magnitude and same direction। ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड में दो पार्ट होता है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब फोर्स को फोर्स से ही कंपेयर कर सकते हो, ये नहीं कि फोर्स वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन कंपैरिजन का तो यही आ जाएगा कि फोर्स विल बी कंपेयर्ड विथ फोर्स वेक्टर। इक्वालिटी की बात तभी सोचेंगे जब फोर्स और फोर्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं और एक फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। तो दो वेक्टर बराबर कब होगा? कब होगा? क्या F1 इज इक्वल टू F2? F1 इज नॉट इक्वल टू F2, है ना। लिखो, टू वेक्टर्स आर only equal if they have same magnitude and same direction। तो वेक्टर के बराबर होने का एकमात्र कंडीशन क्या है? उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना पड़ेगा, दोनों। तो देखो यहां मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। हाँ, बट अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर फॉर दिस केस, फॉर दिस केस। इस केस में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बट दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। F1 और F2 बराबर नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ध्यान से सुनना, ये नहीं कि इधर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इधर वेक्टर। कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर को भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर के पास दो इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। तो जब भी ये वेक्टर के केस में इक्वालिटी और या अनइक्वालिटी का साइन होगा ना, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगला चीज, जैसे मान लो हम आपके सामने दो एरो रखते हैं कुछ ऐसे, और बोल रहे हैं इस एरो का नाम A है और एक दूसरा एरो है, इसका नाम B है। ठीक है, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और दोनों सेम नेचर का। सेम नेचर मतलब या तो दोनों फोर्स है, या दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, या दोनों वेलोसिटी है, सेम नेचर का।
क्या अब ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों का लेंथ भी बराबर है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन कैसे सेम है? दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों अगर पैरेलल है तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बिल्कुल, बिकॉज बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, हम आपको ऐसा डेफिनेशन करके कि पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल, आप भी सोच सकते हो कि ये पैरेलल है ना। एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगला सवाल मान लो हम आपसे यहीं पे पूछ लेते हैं कि एक वेक्टर का एरो ऐसे है और इसका नाम हम रख रहे हैं सी। क्या रख रहे हैं? सी। और एक दूसरा वेक्टर है वो भी इसी लेंथ का, ध्यान से सुनना, लेकिन डायरेक्शन जो सी का है उसके अपोजिट इसका डी। तो ये मत सोचना कि ये सेम है, सर ये है ना, ये इधर है, ये इधर है, एक ही लाइन के अलोंग, तो नहीं, लाइन के अलोंग नहीं होना है। यहां पे अगर हम लिखते हैं ना C इज इक्वल टू डी तो गलत है। C इज नॉट इक्वल टू डी, ऑल्दो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे डोंट हैव सेम डायरेक्शन। क्योंकि देखो, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो ये वेस्ट है, दे आर टोटली कंप्लीटली अपोजिट। बात समझ में आया? इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि अगर C और D बराबर नहीं है तो ये उल्टा चीज है, इस उल्टे चीज को एक स्पेशल नाम दिया गया। बोला गया कि जब दो वेक्टर बराबर हों, ध्यान से सुनना, जब दो वेक्टर बराबर हों और डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, जब दो वेक्टर बराबर हों और डायरेक्शन में ऑपोजिट हों तो वो एक दूसरे के निगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगला डेफिनेशन लिख लो, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो लिखो, ये अगला डेफिनेशन हो गया, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन are called negative of each other। ठीक है, मतलब ये जो CD है ना इस डायग्राम में, ये असल में C इज माइनस डी और D इज माइनस सी। बिल्कुल सही। दो वेक्टर जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो दोनों एक दूसरे के निगेटिव कहलाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे तो जो नेट फोर्स जनरेट होगा वो 0 न्यूटन का होगा। कितना होता है? 0, मतलब उस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर में हम 2 में -2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है, नलीफाई हो जाता है ना। उसी तरह अगर दो वेक्टर सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ऑब्वियसली फोर्स फोर्स, वेलोसिटी वेलोसिटी, जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो ना तो उनका इफेक्ट क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है। इसीलिए हमने डिफाइन कर दिया कि जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे के निगेटिव कहलाएंगे, वो एक दूसरे के निगेटिव कहलाएंगे। और मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी दोनों क्या है? सेम ही है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो C का मैग्नीट्यूड है वही D का मैग्नीट्यूड है। भले डायरेक्शन उल्टा है
बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। हाँ, लेकिन इस केस में अगर आप ऐसा लिख देते हो कि C इज इक्वल टू डी, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है ना। तो यहां तक की बातों को जल्दी से नोट डाउन करें। अगला चीज, दो वेक्टर बराबर कब होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। इक्वलिटी इज डिफाइंड फॉर टू वेक्टर। दो वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव कब कहलाएंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है। अब एक चीज आता है कि जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़े हो कि 2 इज ग्रेटर देन -2, 3 इज ग्रेटर देन 8, है ना। हमने जो अलजेब्रा पढ़ा था उसमें ये डिफाइन थे, बड़ा छोटा डिफाइन था, है ना। बट वेक्टर में बड़ा छोटा डिफाइन नहीं होता। मतलब वेक्टर में अगर आप बड़े छोटे की बात करते हो तो वो गलत नहीं है, बेसिकली नॉनसेंस है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर हम आपको बोलें कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ध्यान से सुनना, ऐसे दो वेक्टर बना हुआ है और बोल रहे हैं कि ठीक है दोनों फोर्स वेक्टर है या दोनों वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, अच्छी बात। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B इज ग्रेटर देन A, क्योंकि B लंबा दिख रहा है A से, बिल्कुल नहीं। वेक्टर में कंपैरिजन अलाउड नहीं है। वेक्टर में कंपैरिजन अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लॉजिकली सोचो ना कि हाँ मैग्नीट्यूड वाइज तो B बड़ा है, बट आप डायरेक्शन को कैसे कंपेयर करोगे, है ना। एक लॉजिकल आप सोचो ना, ईस्ट को वेस्ट से कैसे कंपेयर करोगे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कैसे कंपेयर करोगे, है ना। मैग्नीट्यूड तो कंपेयर कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, लेकिन आप ये जरूर लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ नंबर विथ यूनिट, बट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं है। यू कैन कंपेयर मैग्नीट्यूड लाइक दिस, बट यू कांट कंपेयर टू वेक्टर्स, है ना। तो लिख लो, नो कंपैरिजन इज अलाउड। वेक्टर में कंपैरिजन अलाउड नहीं है, ठीक है। अरे भाई एक बिल्कुल नए तरह के अलजेब्रा को पढ़ रहे हो, अब बोलोगे सर ऐसे इतना नियम रूल क्यों बना रहे हो? आपने उस अलजेब्रा में भी नियम और रूल्स पढ़े हैं, आप भूल रहे हो। अरे उसमें भी तो आपने जोड़ने का एक रूल सीखा था कि देखो 2 होता है, फिर उसमें 3 जोड़ते हैं, याद आ रहा? प्लस का क्या मीनिंग होता है, इक्वलिटी का क्या मीनिंग होता है, वैसे ही हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस अलजेब्रा का रूल आपने तब पढ़ा था जब आप बहुत छोटे थे। आप चीज़ों को सीखते चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि हम लोग रूल सीख रहे हैं। बट अब आके अब हम आपको स्पेशली बोल रहे हैं कि ये वेक्टर्स के ये सारे रूल्स हैं, तो आप बोलते हो ये कौन सा रूल्स, है ना, समझ में आया? तो अब हम लोग एक नया अलजेब्रा सीख रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। अगला चीज है जीरो वेक्टर। ठीक है, तो लिखो, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो magnitude is called जीरो वेक्टर। सर जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, है ना। और याद रखने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि जीरो वेक्टर का भाई डायरेक्शन तो होता है, बट गुप्त बात है, हम बताने वाले नहीं, है ना। तो इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है।
डायरेक्शन इनडिटरमिनेट। इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है मतलब पता नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो वेक्टर का क्या यूज है, क्यों डिफाइन करा गया, ये भी हम धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एरो लगा दो। ठीक है, जीरो के ऊपर एरो लगा दो तो ये क्या आ गया, जीरो वेक्टर। जीरो के ऊपर जैसे एरो लगाते हो तो क्या मिलता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक की बातों को नोट डाउन करें, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, है ना, कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आता है जो ग्राफिकल मेथड है, दैट इज ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन। ये क्या है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो एक आदमी कुछ ऐसे चला, ए से बी। ठीक है, ए से बी चला, ठीक, तो जो पहले डिस्प्लेसमेंट चला इसका नाम हम लोग रख देते हैं, मान लो ए वेक्टर। क्या नाम रख देते हैं, ए। पहले ये डिस्प्लेसमेंट था, फिर ये बी से सी चला, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम बोलते हैं कि इसका नाम बी रखते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये दो डिस्प्लेसमेंट एक के बाद एक कवर करता है, पहले ये फिर ये। अब हम चाहते हैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट या इन दोनों वेक्टर का नेट इफेक्ट। जैसे ना मेरे पास 2 आम है, मेरे पास 3 आम है, तो कितना आम है, तो भाई या तो 2 अलग खरीदो, 3 अलग खरीदो, या 5 एक साथ खरीदो, दे आर इक्विवेलेंट, इक्वल। हम बोल रहे हैं कि ये पहले ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर हम इन दोनों के बदले इसको एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करना चाहें, मतलब एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट आप बताओ जो सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इफेक्ट क्या है, ए से सी तक जाना। ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट का फंडा कहां से आया, पहले वो ए से बी चला, फिर बी से सी चला, तो उसने एक डिस्प्लेसमेंट ए कवर करा, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट बी कवर करा। हम चाहते हैं एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट बताना जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो। अब तुरंत बोलोगे कि सर वो ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो, अरे होगा, इसका नाम हम लोग रखते हैं जनरली आर, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो ना, पहले ये चला, फिर यहां से यहां चला, हम बोले नहीं, एक सिंगल वेक्टर जो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को बताए, आर। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सच पूछो, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे फॉरेन ऑथर्स की, तो यहां जो प्लस है ना, ये प्लस भी बोल्ड में लिखा होता है। हम उस पर उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट लिखा होता बोल्ड में, ये बताने के लिए कि ये जो प्लस है ना, वो आपका वो वाला प्लस नहीं है जिसके हेल्प से आप दो नंबर्स को जोड़ते थे, दो स्केलर्स को जोड़ते थे। ये वो प्लस है जिसके दोनों तरफ कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। इधर भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर। और जब हम दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है
वो भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इक्वालिटी भी बोल्ड में ही बना होता है अच्छे फॉरेन ऑथर्स के बुक्स में जब आप जाओगे तो, है ना। तो ये इक्वालिटी या ये प्लस आपका सिंपल वाला प्लस नहीं है, होगा तो हम एक छोटा सा इसी वीडियो के जस्ट बाद यहीं पे नीचे में आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां देखा ये ना, बोल्ड में दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही है पक्का। अच्छा, बट अपने को उतना बैठ के बोल्ड नहीं करना, हम तो तुरंत समझ जाएंगे कि जब इधर वेक्टर की बात हो रही है तो ये वेक्टर वाला इक्वल है और ये वेक्टर वाला प्लस है ना। वेक्टर वाला इक्वल मतलब दो वेक्टर कब इक्वल कहलाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। तो आर ए के या बी के इक्वल नहीं है, ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आर। बात समझ में आ रही है। और ये प्लस क्या है, ये वेक्टर वाला प्लस है ना। इसके दोनों साइड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा जाए तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पक्का। यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें और हम आपको बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वेक्टर में इसको बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ये टेल, पूंछ, ठीक है हिंदी में। और इसको बोलते हैं, इस एरो वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड, टेल, हेड। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, टेल और हेड। ठीक है। अच्छा, ये अगर ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना, तो क्या ये भी ए वेक्टर है, बिल्कुल है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम लेंथ का। अच्छा, एक और पंगा कभी कभी कंफ्यूजन आता है, कुछ किताब में ऐसे दिखा देता है वेक्टर को, ये एरो यहां ना देके यहां दिखा देता। तो इसमें कौन हेड कौन टेल, अभी भी ये टेल है और ये हेड है। जिधर से स्टार्ट हो रहा है वो टेल और जिधर की तरफ एरो है वो हेड। पहला चीज याद रखिएगा, ये दोनों वेक्टर भी इक्वल है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक ऐसे वेक्टर बना हुआ है बी। बिल्कुल पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। और आपको बोल रहा है ए प्लस बी को दिखाओ, ए प्लस बी बनाना है। क्या बनाना है, ए प्लस बी, यानी ए में बी को जोड़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है और ये मेरा सेकंड वेक्टर है। अरे अभी नई बात सीख रहे हैं ना, तो सब कुछ पता होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर, ये मेरा सेकंड वेक्टर, ए में बी को जोड़ना है। तो जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसी फंडा से आ रहा, ध्यान से सुनो। इसमें ए में बी जुड़ा तो सी मिला, है ना। तो जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है अगर ए में बी को जोड़ना है, ठीक है, ए में बी को जोड़ना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। दूसरा, पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, देन रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये है ए और बी का सम, विल बी अ वेक्टर फ्रॉम मतलब वहां पे टेल होगा,
फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द, टू मतलब जिधर की तरफ बोल रहा वहां पे रिजल्टेंट का हेड होगा, टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से चलना है, फालतू का कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करो, ताकि एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करें जल्दी से, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल सिंपल से आपके सामने, बिल्कुल जो स्टेप्स हमने लिखा है उसको फॉलो करेंगे। a प्लस बी, यानी पहला वेक्टर a है, पहला वेक्टर क्या है a, ठीक है। पहला वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो a के हेड पे b का टेल रखने का। अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो दूर दूर है, दूर दूर से क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है ये भी b है ना, ये भी b है, हाँ सर, तो ये भी b है, इसके पैरेलल इसी लेंथ का, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से सुनो। a में b को जोड़ना है तो पहला a दूसरा b, a b, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, दिस विल बी योर रिजल्टेंट। मान लो इसका नाम R1 रखते हैं, ठीक है। सेम चीज दोनों पर ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके। चल इसमें d प्लस सी, तो पहला वेक्टर d, दूसरा वेक्टर c, तो d के हेड पे c का टेल, है ना, d प्लस सी, और पहले के टेल से दूसरे का हेड, ये मान लो इसका नाम रख देते हैं R2, रिजल्टेंट 2। कोई दिक्कत? पक्का? अगला E प्लस एफ, E प्लस एफ, ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ई के हेड पे दोनों एक ही लाइन में, ठीक है, इसको उठा के यहां रख दिए तो ऐसे एफ होगा, थोड़ा सा हम साइड में बना लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं, ऐसे कुछ एफ होगा। बिल्कुल वही रूल, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना कि सर ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो क्या हो रहा, रूल क्या बोल रहा, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रख दिए, रिजल्टेंट पहले के हेड से शुरू होके दूसरे, सॉरी पहले के टेल से शुरू होगा, वो भी इसी पे बनेगा, ठीक है। बट हम आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जस्ट बगल में बना रहे। तो पहले के टेल से शुरू होके दूसरे के हेड पे खत्म हो जाएगा, इसका नाम मान लो R3। समझ में आया? तो बेसिकली R3 का जो लेंथ होगा ना, वो E के लेंथ में F के लेंथ को घटाने पे जो बचेगा वही होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, तो E के डायरेक्शन पे। इस पे और चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है। आप एक बार इस पे ट्राई करो। मान लो ये कोई वेक्टर है x1, एक दूसरा वेक्टर है x2, हमको निकालना है x1 प्लस x2। जल्दी से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और रिजल्टेंट पहले के टेल से शुरू होगा और दूसरे के हेड पे खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2, ठीक है। इतना ही करते हैं क्योंकि 45 मिनट का क्लास, वो भी रेगुलर होता है, इसमें कोई बातचीत हो नहीं रही होती है वीडियो लेक्चर में, तो लंबा हो जाता। काफ़ी कंटेंट आपको मिल गया। आपका जो होमवर्क है वो ये है, होमवर्क में आपको ये प्रूफ करने की कोशिश करनी है कि a प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस है, ये वेक्टर वाला प्लस है और ये वेक्टर वाला इक्वलिटी है ना। दिस इज योर होमवर्क। तो आई होप आज के क्लास में भी आपको खूब मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में बताइए इसके बारे में, ताकि उनको भी फ़ायदा। थैंक यू।